हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं हिमानी और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, ये पार्ट 2 है टारगेट हाई बुक के एमसीक्यूज की सीरीज में, जो कि क्लिनिकल बेस्ड हैं। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस भी आपको रेगुलर मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। Question number 1. A client with esophageal varices is admitted to the hospital and requires a blood transfusion. The physician orders a blood transfusion of 1 unit. What nursing action should be taken? फ्रेंड्स, यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, ईसोफेजियल वायरसेस क्या होती हैं, और सेकंड ये प्रोसीजर है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का, तो उसमें नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या होती हैं। तो दोनों आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले मैं बता दूं, ईसोफेजियल वायरसेस होती हैं वो एनलार्ज्ड वेन होती हैं जो ईसोफेगस में होती हैं, और ये मेनली लिवर डिजीज के पेशेंट्स में पाई जाती हैं। और इनमें जो है रप्चर होने का खतरा भी होता है। तो अगर ब्लड लॉस है तो पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी जरूरत पड़ती है। तो ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन नर्सेज इंटरवेंशन क्या होती हैं, चलिए पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस में है, record the vital signs in accordance with the institutional policy and check the blood product against the client's ID bracelet in the presence of the nursing supervisor. Second is obtain vital signs, confirm the blood product with another nurse using the client's ID bracelet, and monitor vital signs as per the institutional policy. Third is hang the blood and monitor the patient's vital signs every 15 minutes until the transfusion is absorbed. And last is take the vital signs after hanging the blood and return in 15 minutes to monitor the vital signs. तो यहाँ पे जो है फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन सिमिलर टाइप के हैं, बट यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है ऑब्टेन वाइटल साइंस, दैट इज वेरी करेक्ट. Then confirm the blood product with another nurse, that is also correct. The client with the client's ID band and monitor the vital signs as per the institution. जो भी इंस्टीट्यूशन की पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग हमें वाइटल साइंस मॉनिटर करने हैं जब तक कि ब्लड प्रोडक्ट पेशेंट को दिया नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन बेस्ट लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है हमें यहाँ पे नर्सिंग सुपरवाइजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें अपनी कलीग नर्स या अपनी सीनियर नर्स से के साथ हम ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हैं। और कुछ हॉस्पिटल में ये भी पॉलिसी होती है कि हम पहले डॉक्टर्स ऑन ड्यूटी होते हैं, वो पहले चेक करते हैं पेशेंट के आईडी से, मैच करते हैं ब्लड प्रोडक्ट को, जो भी आईडी है उसका, और फिर जो नर्स होती है वो चेक करती है, और उसके बाद जो है ट्रांसफ्यूजन होता है। तो ये हॉस्पिटल हॉस्पिटल पे डिपेंड करता है, बट डबल कंफर्मेशन होना बहुत जरूरी है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, which is obtain the vital signs first and then confirm the blood product with the patient ID band, and then monitor vital signs as per the client's institution policy. Now, second question. During a simulation training session, a nursing supervisor is observing a junior nurse who is practicing the open suctioning of an endotracheal tube on an adult medium fidelity mannequin. Which step performed by the junior nurse requires correction from the nursing supervisor? And the options are: she has set the pressure of suction apparatus at 110 millimeter of mercury before suctioning. Option B, she has pre-oxygenated the patient prior to suctioning and in between suctioning procedure for 5 minutes. She has not applied negative pressure while inserting. Last option is she has maintained the sterility as open suctioning is a sterile procedure. तो आप पॉज करके वीडियो प्लीज गेस कीजिए आंसर को। अभी मैं बता देती हूँ, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, and that is she has pre-oxygenated the patient prior to the suctioning and in between the suctioning procedure for 5 minutes. जो बाकी तीन स्टेप्स हैं वो एकदम करेक्ट हैं, क्योंकि सक्शनिंग में स्टेराइल प्रोसीजर है, जो स्टेरिलिटी मेंटेन होती है। देन उसमें जो प्रेशर है वो 80 to 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी रखना होता है फॉर एडल्ट पेशेंट्स। एंड जो थर्ड पॉइंट है, शी हैज नॉट मेंटेन नेगेटिव प्रेशर व्हाइल इंसर्टिंग द सक्शनिंग कैथेटर इनसाइड। तो बिल्कुल ठीक है, जब सक्शनिंग हम इंसर्ट करते हैं सक्शनिंग कैथेटर तो हम नेगेटिव प्रेशर अप्लाई नहीं करते हैं, but option B is not correct.
इसमें प्री ऑक्सीजनेशन तो रिक्वायर्ड है, बट ऑक्सीजनेशन इज नॉट रिक्वायर्ड in between the procedure. So this should be corrected by the nursing supervisor. Now the next question is, Ramya is caring for a patient who is on ventilation. She has instruction to perform suctioning of an ET tube without disconnecting from the mechanical ventilator. Which type of suction catheter should she use for ET tube mechanical ventilator suctioning in this case? तो यहाँ पे मैंने एक पिक्चर दिखा दी है जो क्लोज्ड सर्किट में हम सक्शनिंग करते हैं, उसको क्लोज सक्शनिंग कैथेटर बोलते हैं। और यहाँ पे एक जो एंड है उसका वो वैक्यूम से कनेक्टेड होता है और दूसरा एंड होता है वो ईटी ट्यूब से कनेक्टेड हो जाता है। इसमें हमें पेशेंट को वेंटिलेटर से ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ये जो कैथेटर है ये विद इन 1 वीक हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा स्टेराइल सिस्टम मेंटेन रहता है। और जो ये कैथेटर है ये भी एक प्लास्टिक शीट में स्टेराइल रहता है, तो ये 1 वीक के बाद हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस में बता देती हूँ आपको। ऑप्शंस है क्लोज सक्शन कैथेटर, देन थंब प्रेशर कंट्रोल सक्शन कैथेटर, प्लेन सक्शन कैथेटर या फिंगर टिप प्रेशर कंट्रोल सक्शन कैथेटर। The correct answer is closed suction catheter. Next question. You are assigned to provide care to the intubated patient shifted from the emergency ward with a history of congestive heart failure. On initial assessment, you are observed that the doctor has ordered for an ETT cuff pressure monitoring in each shift. Which device will you use to check the cuff pressure, and what readings will you document as normal cuff pressure readings? तो इसमें options है हमारे पास। First is capnogram 10 to 20 centimeter of water. B is cuff manometer 20 to 30 centimeter of water. C is CVP monitoring, which is 20 to 30 millimeter of mercury. Then D is sphygmomanometer, 20 to 30 millimeter of mercury. So the correct answer is cuff manometer, and option B is the correct. Cuff manometer reading is normal reading is 20 to 30 centimeter of water. फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कैप्नोग्राम क्या होता है, उसके बारे में आप क्या जानते हैं, प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the nurse has inserted the thumb pressure control suction catheter into an ET tube until she felt the resistance. After that, she pulled back the suction catheter at 1 to 2 centimeter above the resistance in order to avoid which complication? फ्रेंड्स जब भी सक्शनिंग करते हैं हम, तो ईटी ट्यूब में जैसे ही हमें रेजिस्टेंस फील होने लगता है हम उसको सक्शन कैथेटर को 1 to 2 सेंटीमीटर बैक करते हैं। अब ये क्यों करते हैं, इसके ऑप्शंस हैं। ब्रेडिकार्डिया को अवॉइड करने के लिए, टैकीकार्डिया को अवॉइड करने के लिए, इन्फेक्शन या फिर हाइपोटेंशन को अवॉइड करने के लिए। तो प्लीज गेस कीजिए करेक्ट आंसर, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ब्रेडिकार्डिया। जब भी हम सक्शन कैथेटर को इंसर्ट करते हैं तो जो वेगल नर्व है उसको वो स्टिमुलेट कर सकता है, और वेगस नर्व को स्टिमुलेशन के बाद जो उसका रिस्पॉन्स होता है वो ब्रेडिकार्डिया इज वन ऑफ दैम। तो टू अवॉइड ब्रेडिकार्डिया एंड फर्दर कॉम्प्लिकेशन, पेशेंट की जो है मॉनिटरिंग भी की जाती है ड्यूरिंग द प्रोसीजर, और सक्शन कैथेटर को हम बैक करते हैं इसीलिए। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Leah is selected as one of the members of the Code Blue team. In her shift duty, Code Blue has been announced, and the victim is a 3-year-old child. Leah is performing chest compression while another member is providing respiration via bag valve mask. What is the correct ratio of chest compression to ventilation, which Leah and the other team members should follow? And the options are 1:5, 3:2, 15:2, 30:2, and the answer is 15:2. फ्रेंड्स चिल्ड्रन में जो 1 से 8 ईयर ओल्ड होते हैं उसमें अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अकॉर्डिंग 15:2 वेंटिलेशन कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो होती है, जिसमें हम 15 कंप्रेशन देते हैं और 2 वेंटिलेशन लेते हैं। और आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए एडल्ट में क्या रेशियो होती है compression is to ventilation. Question number 7. You have found a baby
of 9 months old, lying on the bed and unresponsive. What is the best preferred site of pulse you will select to assess the need of resuscitation? फ्रेंड्स जो इन्फेंट्स होते हैं उसमें जो बेस्ट साइट होती है असेसमेंट की वो आपको बतानी है. इसमें मैं ऑप्शंस बता देती हूँ. ऑप्शन ए टेम्पोरल, देन बी कैरोटिड, सी femoral एंड द डी इज ब्रेकियल. तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ब्रेकियल पल्स. इन्फेंट्स में हम ब्रेकियल पल्स लेते हैं और जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें हम कैरोटिड या femoral पल्स देखते हैं. अगर चाइल्ड इररेस्पॉन्सिव है तो सॉरी. एंड यहाँ पे मैंने एक चार्ट लिया है, उसमें बताया है मैंने जितने हमारी पल्स हैं वहाँ कहाँ कहाँ बॉडी पार्ट्स में हम लेते हैं. तो फर्स्ट हमारा है ए पार्ट जो है टेम्पोरल, देन हमारा ई बता रहा है कैरोटिड, देन बी इज femoral, एफ ब्रेकियल, सी पॉप्लिटियल एंड जो जी पार्ट है वो बता रहा है ब्रेकियल, डी इज पोस्टीरियर टिबियल पल्स एंड एच इज पीडल पल्स. तो ये हमारी मैंने टोटल पल्स बता दी हैं आपको, पूरी बॉडी पार्ट्स में हम कहाँ कहाँ चेक करते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन यू आर ईटिंग एट अ रेस्टोरेंट, suddenly a lady shouted, "Help, please help, my baby 6-month-old has ingested something." You reached at the incident point and noticed that the baby is choking. What will you do? Your first action will be to save the life of the victim. तो हमारे पास options हैं यहाँ पर 5 back slaps followed by 5 chest thrust, 5 chest compression followed by 2 ventilation, try to remove the obstructed object by using your finger, and last is performing abdominal thrust. तो आपका आंसर क्या होगा इसके लिए? तो जो इन्फेंट्स होते हैं अगर वो इंजेस्ट कर लेते हैं और चोकिंग हो जाती है उनको, तो हमारा जो फर्स्ट मैनवर होता है वो होता है 5 बैक स्लैप्स फॉलोड बाय 5 चेस्ट थर्स्ट. तो मैंने इसके लिए आपको डायग्राम के साथ इसको दिखाया है. 5 बैक स्लैप्स कैसे, बैक ब्लोज कैसे देंगे इन्फेंट को उसको, और फिर उसके बाद आपको 5 चेस्ट थर्स्ट देनी है. तो दिस इज द राइट मैनवर, 5 बैक स्लैप्स फॉलोड बाय 5 चेस्ट थर्स्ट. Question number 9. You are walking in a garden. Suddenly, you observe that a young man collapsed across the garden area. Arrange the following action in a sequence which is to be performed by the rescuer. तो हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं. जो सीक्वेंस है वो है 30 chest compression, scene safety, check the carotid pulse and respiration, then 2 ventilations, activate the emergency response system, एंड लास्ट इज चेक रिस्पॉन्स ऑफ द विक्टिम. आप वीडियो पॉज करके ऑप्शंस सीरियल वाइज या सीक्वेंस वाइज लगा सकते हैं. तो हम आंसर देख लेते हैं. आंसर है सीन सेफ्टी फर्स्ट, देन चेक रिस्पॉन्स ऑफ द विक्टिम, उसके बाद आ जाएगा एक्टिवेट द इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम, देन चेक द कैरोटिड पल्स एंड रेस्पिरेशन, देन 30 कंप्रेशंस एंड द लास्ट वन इज 2 ventilations. तो ये हमारा सही सीक्वेंस होगा इसके लिए. क्वेश्चन नंबर 10. You have received a victim with a history of fall from 3rd floor and on examination the victim is unresponsive. Which method the nurse will use to assess the airway of this patient? Options हमारे लिए हैं head tilt and chin lift maneuver, jaw thrust maneuver, Heimlich maneuver and none of these. And the correct answer is B, jaw thrust maneuver. यहाँ पे मैंने 2 डायग्राम दिखा दिए हैं जिसमें हेड लिफ्ट एंड चिन, हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट मैनवर फर्स्ट मैंने दिखाया है, देन जो थर्स्ट मैनवर. तो दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं. जो थर्स्ट मैनवर में केवल हम जो को फोर्स करके जो थर्स्ट मैनवर परफॉर्म करते हैं, बल्कि जो हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट मैनवर होता है उसमें हम हेड को टिल्ट करते हैं डाउनवर्ड्स एंड चिन को अपवर्ड लिफ्ट करते हैं. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी, जॉ थर्स्ट मैनवर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. Ramya nursing staff has been shifted from the surgical ward to the ICU. During the orientation period, Ramya is assisting other ICU nurse to get familiar with the nature of procedures being performed in ICU. While assisting in endotracheal tube suctioning, she asked the assigned nurse for the duration to perform the endotracheal suctioning at a time. Select the appropriate option. हमारे options इधर हैं 5 seconds, 10 seconds, 20 seconds and 30 seconds. And please guess the correct answer.
Please pause the video and get the correct answer. Now the answer is एक बार में हम 10 seconds के लिए ही सक्शन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हमें नहीं परफॉर्म करना चाहिए. Otherwise there may be injury in the trachea or patient may go to hypoxemia. Now the next question is, after the doctor has removed the patient plaster cast and examined the extremity, the nurse will direct the housekeeping personnel to dispose of the plaster cast in which biomedical bin. कौन से कलर का bin है जिसमें हमें plaster cast dispose of करना चाहिए? यहाँ पे options है yellow, black, red and blue. जी हाँ, the correct answer is yellow bin. Next question. Kripa is assigned to perform care to a patient who is on ventilator, synchronized intermittent mandatory ventilation. She is well aware that her patient is at risk of developing which type of hospital acquired infection. ये तो सभी को पता है कि वेंटिलेटर से पेशेंट को हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो सकता है. तो वो कौन सा इन्फेक्शन होता है यूजुअली? वो होता है, आप ऑप्शन देख लीजिए पहले. अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, वेंटिलेशन एसोसिएटेड इन्फेक्शन और एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. तो इसका आंसर आएगा आंसर बी, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया. Now the 14th question. You are assigned to provide care to a patient admitted in surgery ward for laparoscopic cholecystectomy. In order to prevent the risk of surgery site infection yani SSI, the nurse will perform the following actions except: first is part preparation by using surgical blade, antiseptic bath before surgery, maintains the vital parameters of the patient, arrange the appropriate antibiotics, prophylaxis. तो ये सारे ऑप्शन करेक्ट हैं एक्सेप्ट ऑप्शन ए which is part preparation by using surgical blade. सर्जिकल ब्लेड से हमें जो है इन्फेक्शन का खतरा हो जाता है, प्लस कोई भी स्कार हो सकता है, उससे भी हमें इन्फेक्शन प्रोन हो जाता है पेशेंट. तो हम सर्जिकल ब्लेड यूज नहीं करते हैं, इसकी प्लेस पे हम क्रीम बेस्ड जो ऑइंटमेंट है वो यूज करते हैं. तो आंसर ए इज द करेक्ट, पार्ट ए इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 15. Nurse Ramya received a patient from outpatient department with the provisional diagnosis of stroke. Upon admission, the nurse will assess the patient for the risk of fall. Identify the scale commonly used to assess the risk of fall. तो कौन सा स्केल यूज करते हैं हम रिस्क ऑफ फॉल के लिए? हमारे ऑप्शन है मॉडिफाई मोर्स, रैम्से स्केल, मसल पावर grading scale, Richard agitation sedation scale. I hope everyone is aware about these scales. Now risk of fall के लिए हम कौन सा स्केल यूज करते हैं? The correct answer is modify Morse scale. इसमें हम ग्रेडिंग करते हैं, पेशेंट को स्कोर देते हैं और इसमें फॉल का रिस्क हम असेस कर लेते हैं पेशेंट का. तो दीज आर द 15 क्वेश्चंस फॉर टुडे. नाउ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कर दीजिए दूसरे फ्रेंड्स के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम्स की. और प्लीज हिट द बेल आइकन सो दैट आपको आने वाली मेरी वीडियोस टाइमली मिल सके. तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम. थैंक यू.